अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। आज हमारा टॉपिक है इनहिबिटर्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज ए शॉर्ट। इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनकी कैटेगरीज, इनका इफ़ेक्ट क्या होता है एंजाइम के ऊपर या एंजाइम एक्टिविटीज़ के ऊपर, ये हम सारी आज डिस्कशन जो है वो करेंगे। सो व्हाट आर द इनहिबिटर्स? इनहिबिटर एक्चुअली chemical substance which can react with enzyme but not transfer into product, thus they block the active site. एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो हमने मैकेनिज्म के अंदर ये पढ़ा था कि सबसे पहला काम होता है ES कम्प्लेक्स का बनना। ES कम्प्लेक्स बनती है, उसके बाद जाकर कैटालिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, देन आपके पास प्रोडक्ट बनती है। इनहिबिटर क्या करता है, वो ES कम्प्लेक्स नहीं बनता, वो IS कम्प्लेक्स बनता है। मतलब इनहिबिटर एंजाइम IE कम्प्लेक्स, इनहिबिटर एंजाइम कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगी। अब इनहिबिटर ने तो एक्टिव साइट को ब्लॉक करना है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा? बिकॉज वो सबस्ट्रेट ही नहीं है, एंड ईच एंड एवरी एंजाइम इज स्पेसिफिक बाय द नेचर ऑफ रिएक्शन। तो इनहिबिटर ऐसे केमिकल होंगे जो सबस्ट्रेट की जगह पे आकर बाइंड कर जाएंगे और इस तरह वो IE कम्प्लेक्स बनेगा, जिसके रिजल्ट में देयर इज नो प्रोडक्ट। ठीक है, यानी यहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे क्या होगा, इनहिबिटर एंजाइम या एंजाइम इनहिबिटर कम्प्लेक्स, और इसके रिजल्ट में ऊपर प्रोडक्ट बन रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट। तो यहाँ ये आने वाले केमिकल जो प्रोडक्ट में नहीं चेंज हो रहे, उन्हें हम कहते हैं कि ये इनहिबिटर है। इसमें आप देखें एंटीबॉडीज़, साइनाइड्स, ड्रग्स और बहुत से एंटी मेटाबोलाइट्स केमिकल्स होते हैं जो एक्ट कर सकते हैं एज एन इनहिबिटर। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट, एग्जाम्पल भी इम्पॉर्टेंट है। एज एन MCQ सबसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इनहिबिटर है, या ये पूछा जा सकता है कि कौन सा इनहिबिटर नहीं है। तो आपने इसको याद रखना है ताकि आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा टाइप ऑफ इनहिबिटर, किन की टाइप्स क्या हैं। टाइप्स की अगर आप बात करें तो एक होता है इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल इनहिबिटर। दूसरा आपके पास होता है रिवर्सिबल। ठीक है, यहाँ नेम से इंडिकेट हो रहा है इररिवर्सिबल, दैट मीन जिसको न्यूट्रलाइज ना किया जा सके, जिसे आप हटा ना सके, जिसके इफेक्ट को आप ख़त्म ना कर सकें, उसे हम कहते हैं इररिवर्सिबल। और रिवर्सिबल ऐसा होता है कि जिसे आप रिमूव कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को आप ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल में होता क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर एक्टिव साइट पे आके बाइंड जब करता है तो ये कोवलेंटली बाइंड करता है। केमिकली अगर बॉन्डिंग करेगा या फिर ये फिजिकल उसी को ब्लॉक कर देता है, किसको, एक्टिव साइट को, फिजिकली उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और या फिर ये क्या करेगा, ये उसका ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन कर देगा। जैसे किसी एंजाइम का ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होता है तो फिर उसके फंक्शन करने की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास है इररिवर्सिबल इनहिबिटर। नेक्स्ट अगर आप देखें रिवर्सिबल इनहिबिटर, रिवर्सिबल इनहिबिटर, अब इसमें क्या होता है कि इनका जो इफेक्ट है उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, मतलब इनके इफेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कैसे? अब इसकी एक रीज़न है कि ये आकर वीक लिंकेज करते हैं,
वीक लिंकेज विद द एक्टिव साइट। तो आप इसलिए इनको इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर आपके रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबल इनहिबिटर आ चुका है तो आप सबस्ट्रेट की तादाद को कंटिन्यूसली बढ़ाकर इसको आप इंक्रीज करें, तो उसके रिजल्ट में ये होगा कि रिवर्सिबल इनहिबिटर वहां से मूव कर जाएगा। इस रिवर्सिबल इनहिबिटर के आगे दो टाइप हैं, एक होता है कम्पिटिटिव, दूसरा नॉन कम्पिटिटिव। दो टाइप के इनहिबिटर आपके पास होते हैं, कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब अगर आप देखें कम्पिटिटिव इनहिबिटर, कम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्चुअल में इट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज। स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज विद सबस्ट्रेट। यानी इसके पास सबस्ट्रेट की तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर आकर ये क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक्टिव साइट ब्लॉक करवा दी जाएगी। और अगर एक्टिव साइट ऑलरेडी ब्लॉक है उसके बाद सबस्ट्रेट अगर आती भी है तो देयर इज नो ES कम्प्लेक्स। क्यों? बिकॉज यहाँ पर EI कम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो चुकी है और उसने एक्टिव साइट को ब्लॉक करके रखना है, वो सबस्ट्रेट को वहाँ पर आकर बाइंड नहीं करने देगी। तो इस तरह आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा। दूसरा अगर आप देखें नॉन कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव एक्चुअली इट हैज नो स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज, नो स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज, और ये एक्टिव साइट पे आके बाइंड भी नहीं होता। ये कहाँ बाइंड होगा, इट विल बाइंड अदर देन एक्टिव साइट, कि एक्टिव साइट के अलावा किसी साइट पे जाकर बाइंड होगा। इसमें एंजाइम में एक साइट पाई जाती है, उसे स्पेसिफिक साइट होती है, वहाँ पे जाकर ये बाइंड कर देते हैं और एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर उसमें चेंजिंग लेकर आता है। और ये इस तरह की चेंजिंग लेकर आता है कि अगर कोई जेन्युइन सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट के ऊपर आकर बाइंड कर जाए तो वो भी प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगी। ठीक है, यानी इट विल बाइंड अदर देन एक्टिव साइट और करेगा क्या, इट विल चेंज द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको ये चेंज कर देगा। और उसके रिजल्ट में ये होगा कि अगर आपके पास जेन्युइन सबस्ट्रेट भी आकर बाइंड करेगी देन देयर इज नो प्रोडक्ट, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है, तो प्रोडक्ट कहाँ से बनेगी। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक था इनहिबिटर। आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, उसमें नंबर 1 कोफैक्टर। कोफैक्टर्स क्या हैं? तो मैंने आपको बताया था कोफैक्टर एक्चुअल में इट इज नॉन प्रोटीन पार्ट विच एक्ट लाइक अ हेल्पर ऑफ एंजाइम। और ये दो यानी चीज़ों सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा जिससे एक्टिविटीज़ ऑफ एंजाइम विल बी इम्प्रूव। तो इनहिबिटर हेल्पर होता है और ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज एक्टिवेटर?
एक्टिवेटर के बारे में अगर आप बात करें तो एक तो आप में इसमें एक एमसीक्यूज भी याद रखते हैं। एक्टिवेटर मेटालिक आयंस, आपसे पूछा जा सकता है विच वन इज अ एक्टिवेटर, तो उसमें डाइवैलेंट कैटायन जितने भी होंगे ज़्यादातर वो एक्टिवेटर के तौर पे काम करते हैं। तो एक्टिवेटर होता क्या है, डिटैचेबल कोफैक्टर विल बी कंसीडर एज ए एक्टिवेटर। वो आएगा, एंजाइम को एक्टिव करेगा और उसके बाद डीअटैच हो सकता है। तो ये ज़्यादातर डाइवैलेंट कैटाइन्स वो सारे के सारे एक्टिवेटर होते हैं। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कोएंजाइम, कि कोएंजाइम क्या है। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअल में इफ एनी कोफैक्टर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू द एंजाइम देन इट विल बी कंसीडर्ड एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम अगर आप देखें तो लूजली अटैच्ड लूजली बॉन्डेड कोफैक्टर विल बी कंसीडर्ड एज ए कोएंजाइम। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपोएंजाइम, इसके साथ साथ हॉलो एंजाइम। अपोएंजाइम क्या होता है? अपोएंजाइम एक्चुअली इट्स इनएक्टिव विदाउट इट्स कोफैक्टर, विदाउट इट्स एनी हेल्पर पॉलीपेप्टाइड चेन। यानी एक एंजाइम है वो इनएक्टिव है, उसके पास उसका कोफैक्टर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये अपोएंजाइम है। हॉलो एंजाइम अगर आप देखें, एक एक्टिव एंजाइम विच हैज़ इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप आर पॉलीपेप्टाइड चेन यानी फंक्शनल, वो आपके पास होगा हॉलो एंजाइम। फॉर एग्जांपल आप देखें, स्टमक के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन, अब ये क्या है? ये अपोएंजाइम है। क्यों? बिकॉज इट्स एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये फंक्शनल नहीं है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है लेकिन ये नहीं कर पाता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ HCl पेप्सिनोजिन विल बी कन्वर्ट इनटू पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ये हॉलो एंजाइम है बिकॉज इट्स एन एक्टिव। ये एक्टिव है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करवाएगा, प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा। ठीक है, सो एक एक्टिव है, दूसरा इनएक्टिव है। एक के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम मौजूद है, दूसरे के पास प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम मौजूद नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम ये पूछे जा सकते हैं। फिर ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे। ऑप्टिमम pH, ऑप्टिमम pH वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ साथ MCQs, कुछ एंजाइम की pH एज एन MCQs आपसे पूछी जा सकती है। उससे नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। किस लिहाज से? देखिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर 1 व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर। नंबर 2 पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। ऑन एंजाइम के हाई टेम्परेचर का क्या असर होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से। लेकिन अगर आप टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं और ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी आप आगे बढ़ गए हैं, तो फिर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और वो वाइब्रेशन वायलेंटली होती है और देन उसके दरमियान जितनी भी लिंकेज है वो सारी की सारी क्या होगी? ब्रेक हो जाएगी और उसके रिजल्ट में एंजाइम सेट टू बी डीनेचर।
एंजाइम डीनेचर होगा। ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हाई का भी पूछा जा सकता है और आपसे लो का भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आज हमने टॉपिक पढ़ा इनहिबिटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन इनहिबिटर या व्हाट इज़ इनहिबिटर, विद एग्जांपल आपने इसको बयान करना होगा। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ES कम्प्लेक्स के बारे में कि कैसे इनहिबिटर इसको आके ब्लॉक करता है या कौन सी इनहिबिटर, एज एन MCQ आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा टाइप ऑफ इनहिबिटर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इनहिबिटर की टाइप कौन कौन सी है, उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। देन इसी तरह रिवर्सिबल इनहिबिटर की जो एग्जाम्पल या उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। सो इनहिबिटर वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन वो आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है सेल। व्हाट इज़ अ सेल, व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेली, वाज ऑल अबाउट सेल। आपने 9th क्लास में या फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर 1 में भी आपने डिस्कस किया व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में होता क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ सेल, इट्स ऑर्गेनेली, फिर उसके साथ साथ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन इन अ सेम प्रोसेस, सेल ऑर्गेनेलीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो नेक्स्ट चैप्टर 4 वो सारा का सारा आपका सेल बायोलॉजी के ऊपर है। हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि सेल के कंपोनेंट कौन से हैं और सेल के टाइप कितनी है, ऑर्गेनेली कौन से हैं और किस ऑर्गेनेली का क्या काम होता है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सारे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको चैप्टर 3 में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आई होगी, कोई सवाल होगा तो आप प्लीज़ कमेंट्स में जाएं, वहाँ भी कमेंट्स करें। होपफुली कि आपको आपके आंसर भी मिले इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।